प्यारे दोस्तों नमस्कार। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मैं 3 वीडियो ऑलरेडी पहले से ही बना चुका हूं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित थे। कुछ 101 112 क्वेश्चन थे। उसके उपरांत इम्पोर्टेंट सेक्शन जो परीक्षाओं में आते ही आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको लेकर आया हूं। उन पर भी MCQs बन सकते हैं, आप उन्हें रट लें, याद कर लें। जैसा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1872 कुल अध्याय 8 है, तो ऐसा भी MCQs आ सकता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, तो आप अध्याय 8, ऐसा भी MCQs आ सकता है कुल कितनी धाराएं हैं, तो 137 धाराएं हैं। और यह अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ था, तो 1 जुलाई 1882 ईस्वी को जो है प्रवृत्त हुआ था। यह जुलाई के प्रथम दिन 1882 को प्रवृत्त हुआ था। कुछ इस तरह से जो है आ सकता है, आपको इसका उत्तर देना होगा। और यह MCQs में आ सकता है, 2-3 डेट दे सकते हैं, तो उसमें ये 1 जुलाई 1882 वाली जो डेट है ये बिल्कुल सही होगी। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तो इसमें सबसे पहली धारा 1 में इसका विस्तार या अधिनियम क्या कहलाएगा, या अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जाएगा। उसके उपरांत धारा 3 जो है निर्वचन खंड की है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, निर्वचन खंड किस धारा में दिया गया है, तो धारा 3 में दिया गया है। तो निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन, यानी एक्सप्लेन, यानी कुछ शब्द ऐसे जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं उनका अर्थ क्या है। तो धारा 3 में स्थावर संपत्ति को परिभाषित किया गया है, लिखित को परिभाषित किया। लिखित का तात्पर्य से है आवश्यकता, लिखित से है। अगर क्वेश्चन आ जाए लिखित किस धारा में परिभाषित है, तो धारा 3 में। स्थावर संपत्ति किस में परिभाषित है, धारा 3 में। अनुप्रमाणन किस में दिया गया, धारा 3 में। रजिस्ट्रीकृत दिया गया है किस में, धारा 3 में। भूबद्ध दिया गया है, धारा 3 में। अनुयोज्य दावे की परिभाषा किस में दी गई है, धारा 3 में। तो अनुयोज्य दावा एक ये शब्द है, ये आपको समझ में नहीं आएगा इस डिफिनेशन को, जो मेरे ख्याल से बनाई गई है। तो अनुयोज्य दावे से संबंधित यह परिभाषा याद कर लें। अनुयोज्य दावे से तात्पर्य अप्रत्याभूत ऋण के लिए किया गया दावा अनुयोज्य दावा कहलाता है। यानी अप्रत्याभूत, जिसकी प्रत्याभूति ना दी जाए, ऐसे ऋण के लिए किया गया दावा अनुयोज्य दावा कहलाता है। तो संपत्ति का अंतरण किस परिभाषा में दिया गया है, धारा 5, धारा 3, धारा 2, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो धारा 5 में इस तरह से क्या अंतरित किया जा सकेगा, किसमें प्रावधानित है, धारा 6, धारा 3, धारा 5, इस तरह से दिया। तो धारा 6 में क्या अंतरित किया जा सकेगा, धारा 8 में अंतरण का प्रभाव क्या होगा, धारा 9 में मौखिक अंतरण, धारा 10 में अन्य संक्रमण को अवरुद्ध करने वाली शर्तें। धारा 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अन्य संक्रमण को अवरुद्ध करने वाली शर्तें। और धारा 9 भी इंपॉर्टेंट है, मौखिक अंतरण। धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह जो है यह सिद्धांत आ सकता है, धारा 14 में ये दिया गया है। ये इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, इसको तो आना ही आना है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देख लें। धारा 14 शाश्वतता के विरुद्ध नियम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके उपरांत संचयन के लिए निर्देश, संचयन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, धारा 17 में दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लें, क्योंकि मैंने भी हाईलाइट इसको किया है। धारा 17 संचयन का सिद्धांत या संचयन के लिए निर्देश, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। धारा 18 लोक हित के लिए शाश्वत अंतरण। यह धारा 14 जो है शाश्वतता के विरुद्ध नियम जो है, इसका क्या है, इसका अपवाद है, धारा 18। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, धारा 14 का अपवाद किस धारा में दिया गया है, तो आप धारा 18 जो है
टिक कर सकते हैं, धारा 18 पे टिक कर सकते हैं। शाश्वतता का जो विरुद्ध नियम दिया गया है, किसी भी संपत्ति को जो है क्रम अनुसार जो है शाश्वत रहने के लिए नहीं किया जा सकता है, अंतरण नहीं किया जा सकता। शाश्वतता के विरुद्ध नियम एक्सप्लेन करता है, इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसका जो अपवाद दिया है धारा 18 में दिया गया, जो लोक हित के लिए अंतरण किया जाता है वह शाश्वत अंतरण हो सकता है। तो धारा 18, धारा 17, धारा 14 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लें। धारा 19 में निहित हित और धारा 21 में समाश्रित हित, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। निहित हित का प्रावधान किस धारा में दिया गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, धारा 19 में। समाश्रित हित का प्रावधान किस में दिया गया, धारा 21 में। सशर्त अंतरण किस में दिया गया, धारा 25 में। पूर्व भाग्य शर्त की पूर्ति, धारा 26 में। उत्तर भाव शर्त की पूर्ति, धारा 29 में दिया गया है। तो ये जो है इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, पूर्व भाव्य और उत्तर भाव्य। तो पूर्व भाव्य 26 पहले आता है पूर्व भाव्य, और उत्तर उसके बाद आता है धारा 29 में। तो 26 पहले आता है, 29 बाद में। तो ऐसे भी आप जो है याद कर सकते हैं। निर्वाचन कब आवश्यक है, धारा 35 में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इलेक्शन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने बताया था, निर्वाचन का सिद्धांत जो है धारा 35 में है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। तो धारा 35 को टिक कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। निर्वाचन कब आवश्यक है, धारा 37 में विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन, तो यह प्रभाजन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो धारा 37 को भी याद कर लें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। धारा 41 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, यानी दृश्यमान स्वामी को बताया गया है। धारा 45 संयुक्त अंतरण के बारे में धारा 45 में प्रावधान किया गया। धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण, ये सभी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। धारा 41, धारा 45, धारा 35, धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण के लिए दिया गया है। कपटपूर्ण अंतरण का जो प्रावधान है इसके बारे में किस धारा में बताया गया, धारा 53। और उससे भी ज़्यादा भागिक पालन का सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, धारा 53 का, यानी 53A भागिक पालन का सिद्धांत याद कर लें। उसके उपरांत धारा 54 में विक्रय की परिभाषा दी गई है। धारा 55 में क्रेता और विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व का प्रावधान दिया गया। उसके बाद धारा 56 में क्रम बंधन का सिद्धांत दिया गया है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्रम बंधन का सिद्धांत किस धारा में है। तो धारा 56, धारा 58 बंधक, बंधकदार, बंधककर्ता व बंधक धन के बारे में जो है एक्सप्लेन करती है, बताती है। बंधक, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बंधक की परिभाषा, बंधकदार की परिभाषा या बंधककर्ता व बंधक धन की परिभाषा किस धारा में दी गई। तो धारा 58 याद कर लें। धारा 60 जो है मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार, मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार धारा 60 में प्रावधानित है। धारा 69 का रिसीवर की नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट। धारा 92 प्रत्यासन का सिद्धांत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सिद्धांत वाली जो धाराएं हैं ये याद कर लें, प्रत्यासन का सिद्धांत, धारा 92। धारा 105 पट्टे की परिभाषा, धारा 108 दोनों के अधिकार, यानी पट्टाकर्ता और पट्टा जिसके लिए किया जाता है उन दोनों के, पट्टाकर्ता पट्टाधारी दोनों के अधिकार व दायित्व के बारे में बताया गया है। और धारा 111 में पट्टे का पर्यावसन, धारा 118 में विनिमय की परिभाषा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, विनिमय की परिभाषा का प्रावधान, विनिमय की परिभाषा किसमें, किस धारा में दी गई है, तो धारा 118 आप टिक करके आइएगा। पक्षकारों के अधिकार, यानी क्रेता विक्रेता, विनिमय जो में दो पक्षकार होते हैं, विनिमय का एक लक्षण है, विशेषता है कि दो पक्षकार आवश्यक होते हैं। तो इसमें पक्षकारों के जो अधिकार और दायित्व का प्रावधान किसमें दिया गया, धारा 20 आप टिक करके आना है आपको। उसके बाद धारा 22 पे आ जाइए, दान। धारा 122 में दान की परिभाषा है। धारा 124 में वर्तमान और भावी दान के बारे में बताया गया। और 127 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धारा 127 जो है दुर्भर दान है, दुर्भर दान। धारा 128 में सर्वस्व दाता,
यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धारा 127, 122, 128 सर्वस्व दाता का बारे में एक्सप्लेन किस धारा में किया गया? 128 पे किया गया, 1 to 8। और धारा 130 यानी 130 अनुयोज्य दावों का अंतरण किस तरह से किया जाएगा? तो इसका प्रावधान सेक्शन 130 में किया गया है। और सेक्शन 134 जो हमारे वीडियो का अंतिम सेक्शन है, बंधकित ऋण के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस तरह से ये कुछ सेक्शंस मैंने बनाए हैं, इनसे जो है कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे संचयन का सिद्धांत किस धारा में दिया गया है? 4 धाराएं दी होंगी, तो इसमें आपको जो है 4 धाराएं दी होंगी। जहाँ पे धारा 17 हो तो वहाँ पे धारा 17 टिक करिएगा। संचयन के लिए निर्देश क्वेश्चन बन सकता है, तो आप धारा 17 ही टिक कीजिएगा। समाश्रित हित का प्रावधान किस धारा में दिया गया? 2-4 धाराएं दी होंगी, तो धारा 21 पे ही आप टिक करेंगे। सशर्त अंतरण किस धारा में प्रावधानित है? धारा 25 में आप टिक करेंगे। निहित हित का प्रावधान किस धारा में दिया गया? तो आप धारा 29 को टिक करेंगे। तो इस तरह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए है, हेल्पफुल है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अगला वीडियो लेबर लॉ फर्स्ट जो है, जो आपका एक विषय है लेबर लॉ प्रथम पर वीडियो लेकर आऊँगा। जल्द ही कोशिश करूँगा कि लेबर लॉ प्रथम पर वीडियो लेकर आऊँ। लेबर लॉ प्रथम जो है, इस पर विशेष ध्यान देना है। अक्सर बच्चों की जो है कम से कम मार्क्स जो हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स इसी में सबसे कम आते हैं। लेबर लॉ फर्स्ट पर विशेष ध्यान देना है। तो इसके बाद मैं लेबर लॉ फर्स्ट को लेकर आऊँगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है, अगर मुझे मेरा आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरा, तो इसको लाइक कर दें भैया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आपके एक लाइक से और चैनल सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।